नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। क्या पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी बीजेपी में शामिल होने वाली हैं? इस और हम इशारा नहीं दे रहे, बल्कि उनके बयान ये इशारा कर रहे हैं। बीते दिनों से शर्मिष्ठा मुखर्जी खुलकर कांग्रेस के खिलाफ बोल रही हैं। अब उन्होंने आरएसएस से लगाव दिखाते हुए एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कांग्रेस में भी हड़कंप मच गया है। शर्मिष्ठा मुखर्जी का कहना है कि कांग्रेस से ज्यादा आरएसएस सहिष्णु है। अब ऐसा क्यों कह रही हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी? इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से शर्मिष्ठा मुखर्जी आरएसएस के खिलाफ खड़ी हो गई थी जब उनके पिता आरएसएस के नागपुर में कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उन्होंने खुलकर आरएसएस की जमकर आलोचना की थी, अपने पिता को खुलकर घेरा था, और आज वही शर्मिष्ठा मुखर्जी आरएसएस के फेवर में बयान दे रही हैं। इससे क्या कुछ इशारा मिल रहा है? नहीं, ये आरएसएस के फेवर में बयान नहीं है, ये प्रणब मुखर्जी के फेवर में बयान है। अच्छा, मैं ये देखिए, उन्होंने साफ साफ जो बरखा दत्त को जो इंटरव्यू दिया है, उन्होंने साफ साफ एक बात कही है कि मैं और मेरे पिताजी जिंदगी भर आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गालियां देते रहे, उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा। लेकिन न सिर्फ सम्मान पूर्वक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बुलाया, बल्कि अपने मंच में वो स्पेस दिया कि उसी मंच पे खड़े होकर प्रणब मुखर्जी आरएसएस के नीतियों की आलोचना कर सके। भारत में कोई ऐसा संगठन है कि अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म को वो दे सामने वाले को कि वहीं पे खड़े होकर तुम आलोचना कर सको? बिल्कुल नहीं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये किया, और ये पहली बार नहीं किया है। बहुत सारे मैं कमेंट्स देख रहा था बरखा दत्त वाले इंटरव्यू पे, वो कह रहे थे कि ये बीजेपी में शामिल होने वाली है, इसलिए शायद ये बोल रही होगी। अच्छा, एक बात बताइए, महात्मा गांधी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गए थे नागपुर में, और उन्होंने अपने नोट में लिखा था, महात्मा गांधी की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने अपने नोट में लिखा था कि जिस संगठन के जूते चप्पल भी अनुशासन में रहते हो, उस संगठन के बारे में कैसे गलत लिख सकता हूं। ये लिखा हुआ है। महात्मा गांधी बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे क्या, जो उन्होंने लिखा था? अब मैं और आगे आता हूं। जवाहरलाल नेहरू आइडियोलॉजिकली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बिल्कुल अपोजिट थे। वो जो केशव बलराम हेडगेवार थे, वो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के नेता थे। और उसके बाद कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। बिल्कुल अलग थे। लेकिन जब चाइना युद्ध के बाद भारत की हार हुई और अटल जी बोलने के लिए खड़े हुए, तो उस वक्त सिर्फ कांग्रेसी ज्यादा थे, मतलब कि अटल जी थे और एक दो और लोग थे आइडियोलॉजिकली अपोजिट। जवाहरलाल नेहरू ने सुनिश्चित किया कि अटल जी अपना भाषण कंप्लीट करें। उन्होंने कांग्रेस जो शोर शराबा कर रहे थे, कांग्रेसियों को डांटा कि चुप रहो, एक नौजवान कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, सुनो। और सुनने के बाद जब संसद भवन से निकलते हुए अटल जी की पीठ ठोकी जवाहरलाल नेहरू ने कि नौजवान तुमने बहुत अच्छा बोला। तो क्या जवाहरलाल नेहरू बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे? ऐसा थोड़ी ना होता है। इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी जब बांग्लादेश का मुद्दा हुआ, तो अटल जी ने संसद में खड़े होकर उनकी तारीफ की, और जब यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का पक्ष रखने की बात थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उनके अपने विदेश मंत्री थे, सब कुछ थे। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत का पक्ष रखना है, आप जाओ। अटल जी विपक्ष में थे उस वक्त। तो बहुत सारे कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी को समझाया कि अरे आप विरोधी खेमे के हैं, उसको भेज दिया, वो पता नहीं आपके सरकार के बारे में, आपकी नीतियों के बारे में क्या कुछ नहीं बोलेगा। अटल जी से पूछा गया कि आप वहां जा रहे हो, इंदिरा गांधी की धज्जियां उड़ा दो आप। इंदिरा गांधी ने, अटल जी ने कहा कि मैं विदेश जा रहा हूं भारत का पक्ष रखने। हम घर में आपस में, हाँ, अपने घर में हम चाहे जितना भी मतभेद हो, लेकिन वहां मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और आगे आइए, ये प्रणब मुखर्जी के बारे में किससे, ये सारे लोग ये बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे क्या? नहीं। आप कितना भी नैरेटिव कर लो, एक कोशिश की गई है कि आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छवि ऐसे की जाए जैसे वो कोई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि मुसलमानों को मारता काटता हो। ऐसा अगर होता ना, तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाती, वो बढ़ती नहीं कभी। और इस देश का आम जो जनमानस है उसे स्वीकार नहीं करता। शर्मिष्ठा मुखर्जी तो खुद कांग्रेसी रही हैं,
चुनाव भी लड़ा उन्होंने कांग्रेस से, हालांकि वो हार गई, लेकिन बीते कुछ दिनों से वो खुलकर कांग्रेस के खिलाफ बोल रही है। जब से मनमोहन सिंह का निधन हुआ है, उनका समाधि स्थल बनाने की मांग की गई है, तब से शर्मिष्ठा मुखर्जी खुलकर कांग्रेस के खिलाफ मैदान में है। माफ कीजिए, वो कांग्रेस या उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं बोल रही है, वो एक परिवार के अहंकार के खिलाफ बोल रही है। उस परिवार का अहंकार कांग्रेस नहीं है। तो उनके पिता को तो कांग्रेस के राज में ही राष्ट्रपति बनाया गया था ना। उसकी मजबूरियां प्रणब मुखर्जी ने अपने किताब में बहुत अच्छे तरह लिखा है। प्रधानमंत्री बनाना पड़ जाता और उस शर्मिंदगी से बचने के लिए फिर राष्ट्रपति बनाया। पूरा आप किताब पढ़िए प्रणब मुखर्जी जी की। और मैं बता रहा हूं अभी आगे आप देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपको पता है ना, साल में एक बार जब तृतीय प्रशिक्षण वर्ग खत्म होता है तो किसी भी महापुरुष को, ज्ञानी को बुलाता है और वहां पे हर फील्ड से आते हैं। आपको पता होगा ना कि कम्युनिस्ट के साथ बिल्कुल नहीं पड़ती इनकी, लेकिन कम्युनिस्ट नेताओं को भी इन्विटेशन भेजता है कि आप अपना पक्ष रखो, ताकि हाँ, कांग्रेसी नेताओं को बुलाया जाता है। प्रणब मुखर्जी को इसलिए बुलाया गया था कि राष्ट्रपति भले ही थे, लेकिन आप आओ, आप बातें करो। जब तक हमारे यहाँ देखिए, जो भारतीय संस्कृति है ना, विमर्श की परंपरा है। मैं अपनी बात कहता रहूं तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा। जब तक सामने से कोई काउंटर करने वाला मिलेगा और दोनों जब तर्क वितर्क होंगे ना, तब सारांश निकलेगा कि क्या है। हमारे सनातन में समुद्र मंथन की परंपरा है, जहां अमृत और विष दोनों निकलते हैं। सिर्फ अमृत के लिए भागता, फिर कैसे पता चलेगा कि विष क्या होता है। तो आप भी आओ, तुम्हारी भी जय जय, मेरी भी जय जय, दोनों की सुनेंगे और इसी विमर्श को बढ़ावा देता है। वैज्ञानिक आते हैं, आयुर्वेदाचार्य आते हैं, विदेशों से गणमान्य लोग आते हैं और हर तरह के लोग वहां अपना उद्बोधन देते हैं और स्वयंसेवक बैठ के सुनते हैं। वहां ऐसा नहीं होता कि कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ कुछ बोलना शुरू किया, सब उठ के हां 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 करना शुरू कर दिया। नहीं, सबको सुना, ये परंपरा है बिल्कुल। और मैं बता रहा हूं, जिस संगठन ने अटल जी जैसा महापुरुष दिया हो, आडवाणी जैसा गृह मंत्री दिया हो, आज देश को चला रहे हैं नरेंद्र मोदी, इतना खराब संगठन रहता तो इस तरह का व्यक्तित्व का निर्माण ही नहीं होता। अगर वो कट्टर होते। कांग्रेस को इसकी विचारधारा, कभी आरएसएस की विचारधारा जैसे बयान आते हैं मोहन भागवत के, कभी जहरीले नहीं होते, कभी ऐसे नहीं होते कि देश तोड़ने की बात कही जा रही हो, लेकिन कांग्रेस को इससे असली तकलीफ क्या है? कांग्रेस की तकलीफ ये है कि अगर इस देश के लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में हकीकत पता चल जाएगा तो फिर इनका क्या होगा। कांग्रेस ने तो इसे बैन करने की कदम भी उठा लिया था। बहुत आज भी आप देखिए ना, बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे। वो क्या, 2-3 तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। पहली अफवाह ये होता है ना कि ये लोग कट्टर लोग हैं, मतलब कि ये जो है ना वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि मोहन भागवत अपने ही समाज की गालियां इसलिए खा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई हर मस्जिद के अंदर मंदिर नहीं ढूंढा जाना चाहिए, इससे देश नहीं चलता। ऐसे खा रहे कि नहीं आपके सामने। अब बताइए, अच्छा मोदी जी को क्या लगता है, मोदी जी को हिंदुत्ववादी लोग गालियां नहीं देते? आप देखिए उस तरह के जो लोग हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं, हालांकि बहुत कम है लेकिन देते तो हैं। लेकिन कांग्रेस कैसी छवि गढ़ने की कोशिश करेगी? अच्छा बताइए, योगी जी उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं ना, आम लोगों से पूछिए, जो क्रिमिनल है उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं, क्रिमिनल में चाहे विकास दुबे हो, जब वो मारा जाता है तो सब चिल्लाने लगते हैं कि ब्राह्मणों को मारा, ब्राह्मणों को मारा। वही जब अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई होती है तो कहते हैं मुसलमानों को मुसलमान। अरे भाई, अतीक अहमद और विकास दुबे ब्राह्मण और मुसलमान नहीं है, वो क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं। आम लोगों से पूछिए, आम व्यापारी से पूछिए, उनको तकलीफ है क्या? और मैं एक बात बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूं, ये देश तभी तक सेकुलर है जब तक यहां हिंदू आइडियोलॉजी, सनातन आइडियोलॉजी मेजोरिटी में है। दुनिया का कोई भी मुस्लिम देश आपको सेकुलर नजर है आता है क्या? पाकिस्तान, ये वहां होता ही नहीं, वहां एक स्टेट रिलीजन होता है। यहां देखिए, हमारे यहां टर्म है ही नहीं वो। हमारे यहां सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणु पश्यन्ति, सब सुखी हों, सब निरामय मतलब स्वस्थ रहें, ये है। और इस तरह के लोगों को आप कैसे कह सकते हैं कि दूसरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे? अरे इजराइल के प्रधानमंत्री ने यूएनओ के मंच पे खड़े होकर कहा कि दुनिया में हर जगह यहूदियों के साथ अत्याचार हुआ है सिवाय एक देश के, भारत। जब वो आए थे ना,
तो शरण भी दिया और कभी किस तरह का भेदभाव नहीं किया। आज पारसियों से पूछिए जो ईरान से भाग के आए थे, एक पारसी ये नहीं कहा कि भारत में भेदभाव नहीं होता है। यहां तो अरे ह्वेनसांग से लेकर फाहियान से लेकर कितने लोग आए और कितने अपने आप को इनरिच करके चले गए। भारत है ये। भा मतलब जब भी किसी शब्द के शुरुआत या अंत में भा लगाते हैं ना तो रोशनी होती है, जैसे भास्कर, प्रभा। तो भा मतलब रोशनी, और रथ जो रोशनी की ओर रथ हो, लगा हुआ हो, जो रोशनी की तलाश में तपस्या में लीन हो, वही भारत है। अंधकार की तो हम पूजा ही नहीं करते। शर्मिष्ठा मुखर्जी यानी कि देर आई दुरुस्त आई, उन्हें समझ में आया कि उनके पिता का किस स्टेज पर ज्यादा सम्मान किया गया। वो तभी समझ में आया जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ। उनके स्मारक के लिए कांग्रेस लड़ गई बीजेपी से, मोदी सरकार से। लेकिन राष्ट्रपति जब प्रणब मुखर्जी थे, उनका निधन हुआ तो उनके लिए एक शोक सभा तक आयोजित नहीं की गई थी। यही वजह है कि शर्मिष्ठा मुखर्जी कांग्रेस से जमकर उन पर निशाना साध रही हैं, खुलकर बोल रही हैं। कांग्रेस से अलग हुई इसलिए ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसी बात नहीं है। आज आधे से ज्यादा कांग्रेसी से जाके पूछ लीजिए, कभी पर्सनल, वो कहेंगे नहीं आरएसएस संगठन अच्छा है। अभी कुछ दिनों पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश में जाके बोला कि हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह काम करना सीखना होगा। अपने कार्यकर्ताओं को ये ज्ञान दे रहे थे। अब बताइए उनको कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ? अनुशासन, डिसिप्लिन है और राष्ट्र निर्माण। भारत मां भारती को परम वैभव के शिखर पर ले जाना है। एक ही जुनून। और आप बोलते हैं ना, हम मतलब कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शाखाओं में जो क्या बाल स्वयंसेवक आते हैं ना, जो बच्चे आते हैं, उनको क्या प्रार्थना गीत है, कभी सुना है वो? चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इस देश की माटी, चंदन वही है, इस देश की माटी, तपोभूमि, हर गांव तपोभूमि है, और हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो बताइए, जब इस देश की मिट्टी को, यहाँ के हर बच्चे को राम मानते हैं, हर बाला को देवी की प्रतिमा मानते हैं, तो आप बताइए कि कहां इसमें बुराई है? यहां पे ये तो है ही नहीं कि मेरे अलावा और कोई नहीं है, ये भाव ही नहीं है। बाकी जब भी आप किसी अब्राहमिकल रिलीजन के पास जाइएगा तो ईसा मसीह के अलावा कोई नहीं है, बाकी सब बेकार लोग हैं, या फिर अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, बेकार। हमारा ये कहना है कि सभी महापुरुषों ने एक ही बात समझाई है, अलग अलग तरीकों से वही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने की बात कही है। वो जो सुपर पावर जो है ना, जो चला रहा है ना, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंत में लक्ष्य वही है, वहीं पे पहुंचना है, जिसे मोक्ष कहते हैं, ज्ञान। जब आप भरे होते हैं तो शांत होते हैं, उछलते तब हैं जब आप आधा भरा होता है, उछले छिछले होते हैं तब। पंकज जी, शर्मिष्ठा मुखर्जी को इसलिए तो आरएसएस या फिर कहीं बीजेपी से जो लगाव वाली खबरें आ रही हैं कि बीजेपी की तरफ उनका झुकाव दिख रहा है, कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने की बात कही है, उनको पत्र लिखकर भेजा है, इसलिए तो उनका बीजेपी के प्रति, आरएसएस के प्रति नरम रुख तो नहीं हो गया है? नहीं, देखिए मोदी जी की एक बात है, वो मांग काफी समय से उठाती आई, कांग्रेस ने कभी सुना नहीं, हर बात को दरकिनार कर दिया। कांग्रेस में एक परिवार के अलावा कोई है ही नहीं। आपको, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो उन्हीं को कहना होगा। अगर वो नहीं है तो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को की तारीफ कीजिए, राहुल गांधी की तारीफ कीजिए, प्रियंका गांधी की तारीफ कीजिए, होने वाले उनके बच्चे जो आने वाले हैं ना राजनीति में, आज से ही तारीफ करनी शुरू कर दिए, बस वही। ये तो गुलाम नबी आजाद भी आरोप लगाते हैं कि गांधी परिवार में किसी की कोई, गांधी परिवार से ऊपर अगर कोई उठ गया तो उसे कैसे काटना है गांधी परिवार अच्छे से जानता है, दरकिनार कर दिया जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं नीचे नेताओं की। एक बड़े कांग्रेसी नेता है, जब वो छोड़ के आए तो एक पत्रकार उनका इंटरव्यू लिया था, मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूं। उन्होंने, उनसे पूछा गया कि अब आप 2 साल से भारतीय जनता पार्टी में, इससे पहले कांग्रेसी थे, अंतर क्या है कल्चर का? तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर कितना भी बड़े नेता हो, अगर आप जाते हैं गांधी परिवार से मिलने तो आपको बाहर बरामदे में सोफे पे इंतजार करना होता है, और वो जब आए, बाहर वो आते हैं, अंदर अलाउड नहीं है किसी को, और बाहर आते हैं तब आप उनसे मिलते हैं जो भी समस्या है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप छोटा सा कार्यकर्ता भी हो तो अमित शाह के साथ बैठ के टेबल पे खाना खा सकते हैं, वो तो तस्वीरें सीधे लेके चले जाएंगे, सामने आती हैं। नड्डा जी के यहाँ आप जाइए ना कभी, उनके, आपको शायद पता नहीं होगा, नड्डा जी की पत्नी खुद से खाना बनाती है, और कभी कभी भुंजला भी जाती है, रोज 10, 20, 50 आदमी का बनाते, साथ में बैठ के खाते हैं। मोदी जी को आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री रहते हुए लोकसभा के कैंटीन में आ गए। मैं, आवाज आ रही है ना?
मैं ये कह रहा था कि आपने मोदी जी को देखा होगा, प्रधानमंत्री हैं, और देखा होगा लोकसभा में कैंटीन में स्टाफ के साथ बैठ के खाना वाना खाने लगते हैं। ये कल्चर का फर्क है, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्कार का फर्क है, जहां एक साथ बिठा के खिलाया जाता है और कोई नहीं पूछता कि तुम कौन हो। आप बगल में बैठ के भोजन कर रहे हैं, बस एक समान, एक तरह का सब कुछ ये होता है। आप बिना आइडेंटिटी बिना बताए कभी जाइए और देखिए कि वहां क्या होता है और क्या बताया जाता है, खुद ही अंतर समझ में आने लगेगा। बिल्कुल सही कहा आपने पंकज जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जिस तरीके से सामने आकर आरएसएस को कांग्रेस से ज्यादा सहिष्णु बताया है, वो उस विवाद के बाद बताया है जब उनके पिता प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। उन्हें पत्र लिखकर ये कहा गया है कि उनका स्मारक बनाया जाएगा राजघाट के पास। तो उसके बाद से शर्मिष्ठा मुखर्जी, खैर काफी वक्त से शर्मिष्ठा मुखर्जी कांग्रेस के खिलाफ मुखर होकर बोल रही हैं, उसके कांग्रेस के अंदर जो कमियां रही हैं उसको सामने आकर पर्दे पर ला हैं, जिससे कांग्रेस में काफी हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल जिस तरीके से अब आरएसएस पर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने खुलकर बयान दिया है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं। और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।